हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसके पहले हमने जो है लेक्चर फर्स्ट को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है क्या चीज़ें थी, है ना। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी। देखो, तो हमें ओवरऑल पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और हमने ये डिस्कशन कर लिया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें जो है ग्रुप नंबर 15 टू 18 तक पढ़ना है ना। ये हमारा क्या था, पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, पहली चीज़ मैंने आपको ये बात इसमें बताई होगी कि हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों कहते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि सर इसके हमारे जो किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें ना, 15 से लेकर के ग्रुप नंबर 15 से लेकर के 18 तक में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, उन सभी को अगर हम किसी भी अगर एक एलिमेंट को उठा लें, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने उठा लिया नाइट्रोजन को ही उठा लिया, तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, क्या लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों की इसमें ज़्यादा भी प्रॉब्लम होती है तो हम अभी ये चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे इस नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पी सब सेल में एंटर करता है। किसमें एंटर करता है सर? पी सब सेल में एंटर करता है। अच्छा, अब ये भी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि इस पी ब्लॉक, है ना, ये जो हमारा जो ग्रुप नंबर जो 15 टू लेकर के जो 18 है, या हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जो लास्ट में मिलेगा वो आपको मिलेगा NS2 और NP1 से लेकर के 6 तक। थोड़ा सा समझो, ये अभी एकदम नहीं सोचना सर ये क्या बता रहे हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, अब हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले, नहीं आता है लिखने तो हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो 1s2 से लेकर के कहाँ तक मिलेगा, NP6 तक मिलेगा। मतलब 1s2 कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बोरॉन से स्टार्ट करो, तो बोरॉन से तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है नाइट्रोजन से। तो ये आपको मिलेगा NS2 से लेकर के, अब देखो, NP, अब नाइट्रोजन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बोरॉन और कार्बन और नाइट्रोजन, दैट मीन्स 3 to 6। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने, अगर हम बात करते हैं अगर ग्रुप नंबर 15 की, ये थोड़ी सी बात समझो, ये हमारा ओवरऑल हमारा ये पूरे की पूरे पी ब्लॉक के लिए हमारा लास्ट का ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है, NS2, और लास्ट में हमें NS2 और NP1 से लेकर के 6 तक मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने अगर बात करी नाइट्रोजन, जैसे मान लो नाइट्रोजन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा ग्रुप नंबर 15 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो देखो, नाइट्रोजन को आप कैसे लिखते हो, मतलब ये आप N7 ऐसे लिखते हो, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो कैसे लिखते हो, 1s2, 2s2 और 2p, कितना हो गया, 7 है, 2p3, तो देखो आ रहा है ना, देखो क्या आ रहा है, NS2 और NP की, मतलब NP की पावर, मतलब NP कहाँ, देखो 3 से लेकर के 2 तक, है ना, 3 से लेकर के, सॉरी 3 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा, मतलब ये आपका ये कंफर्म है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए ध्यान रख लेना, भी हम लोग ये अभी यही सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर हमारा ये जो आएगा NS2 से लेकर के आएगा NP3 तक आएगा, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ये नाइट्रोजन के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल और केवल डिस्कशन करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, हाँ, है ना, मतलब हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखोगे, हम वो भी चीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी अबाउ रूल की। वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जल्दी से जो है इसका भी डिस्कशन कर लेंगे। स्टार्ट किया जाए। ओके, हेडिंग लगा लो, ग्रुप नंबर 15, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। देखो सर, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, ठीक है। नाइट्रोजन हम जो है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और इस आपको पता होगा कि इस ग्रुप नंबर 15 में आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल, आपको जो है 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। कैसे हम इसको याद रखते थे, हम इसको याद रखते थे, नाना पार्टिकल, ठीक है, नाना पार्टिकल, सॉरी पीए, दैट इज केवल फास्फोरस होगा, ठीक है। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या एस, सब बिंदास एस बी, और बिंदास दैट इज बी आई। ये हम लोग को ऐसे याद रखना होता था, है ना। यहाँ पर आपके पास जो है ग्रुप नंबर 15 होते थे, समझ रहे हो ना ये चीज़ आपकी, ग्रुप नंबर ही हमारा 15 है ना। इस तरीके से हम इसको याद रखते थे। और अगर आपको इसमें से किसी भी एक एलिमेंट का, अगर आपने सीरीज से देखो, अगर आपने याद किया है, तो अगर आपको किसी भी, मतलब कि आपको नाइट्रोजन का तो याद ही होगा, 7 होगा, तो इस 7 के हेल्प से बाकी आप इन चीज़ों का भी क्या कर सकते हो, एटॉमिक जो नंबर है वो आसानी से निकाल सकते हो। चलो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप बिना पेज को पलटे, आप फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं, आप एटॉमिक नंबर लिखो, केवल और केवल एटॉमिक नंबर लिखो, बिना पेज को पलटे, अपनी कॉपी को बिना पलटे। याद है, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको बनाना भी बताया था, उस वाले की हेल्प से जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। बना लिया। चलो देखो कैसे बनाया। जो है ये आपका 7 है, नाइट्रोजन आपको पता है भाई, नाइट्रोजन का किसको नहीं पता होगा। नाइट्रोजन फिर आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें जो है 8 ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, दैट इज फास्फोरस का कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। यहाँ तक भी बच्चों को याद होता है। चलो ठीक है, आपने 15 कर लिया। अब इस आपको अब आर्सेनिक का लिखना है, तो क्या करोगे आप, इसके लिए आप 15 में आप जो है 18 ऐड कर दो। 18 ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,
13 और 33, आर्सेनिक का कितना हो जाएगा 33। उसके बाद आपको फिर बनाना है एंटीमनी, एंटीमनी का जो है आपको जो है एटॉमिक नंबर लिखना है, फिर से आप इसमें क्या कर दो, फिर से आप इसमें 18 प्लस कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 11 1 3 4 5 51, एंटीमनी का देखो कितना हो जाएगा 51, समझ रहे हो ना। और बिस्मथ का देखो कितना हो जाएगा, तो आप इस 51 में फिर से आप जो है कितना हम ऐड करते थे 32 ऐड कर देते थे, है ना। 32 आप इसमें ऐड कर दो, देखो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और 5 3 83, यानी कि बिस्मथ का आ गया 83, एंटीमनी का आ गया 51, आर्सेनिक का आ गया 33 और फास्फोरस का आ गया 15 और नाइट्रोजन का तो ये तो 77 तो होता ही है। ये बात आपको इतनी बात समझ में आई। अब बिना कुछ कहे पूछे हम लोग जो है इसका जो है देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसका अकरेंस देखेंगे, कहाँ क्या कैसे पाया जाता है, वो सब बात की बात है, ठीक है। हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अगर आप भूल गए हो तो आप देखो फिर से ध्यान से देखो, आपको ये एक्जैक्टली चीजें समझ में आएंगी और ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बहुत ज्यादा जो है आपको आपके पूछे जाते हैं, मतलब पूछे नहीं जाते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन ही बनते हैं। और कभी कभी तो ये आपका डायरेक्टली ही दे देता है कि नहीं चलो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखा दो। तो सबसे पहले हम इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक हम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ओके। देखो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको लिखना है तो मैंने आपसे कहा कि आपको सबसे पहले जो है अबव प्रिंसिपल जो है याद होना चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखो कितनी आसानी तरीके से लिखते हैं, इसको भी हम जल्दी से देखो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम रखने, इसको साइड में हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो क्या करो कि आप अलग पेज में जो है पहले अबव कि जो भी प्रिंसिपल आप जो जानते हो उनको आप जो है लिख लो, देखो कैसे लिखते हैं, बड़ा ही ईजी है, कैसे करते हैं। तो एस से हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये आपका वन, ये आपका 1 2 3 ये सब क्या बताते हैं, आपको बताते हैं नंबर ऑफ शेल बताते हैं, ठीक है ना। 1s 2s 2p, एस वाला ऐसे क्या करो लिखते चलो, ठीक है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s, ठीक है। 7s और 8s, है ना, इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद 2p स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 2p 3p, ठीक है 2p 3p और 4p 5p 6p और 7p, ठीक। उसके बाद डी स्टार्ट होगा, ठीक है। डी कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड थ्री मतलब हमारे थर्ड से स्टार्ट होता है डी, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 3d, जस्ट एक एक छोड़ करके, ठीक है। 3d बड़ा इजी है, 3d 4d और 5d 6d, ये हो गया। फिर उसके बाद एफ स्टार्ट होगा कहाँ से, देखो 4 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 4f और ये आपके पास हो जाएगा 5, बस ये चीज होती है ना। आपको पता है 1 2 3 4 का मतलब क्या है, ये आपके एनर्जी शेल, मतलब आपकी ये शेल होते हैं, नंबर ऑफ शेल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो चलते कैसे हैं, तो आप सीखे ही होगे, ऐसे बस क्या करना है, ऐसे कर लेना है। पैटर्न को देखो, पैटर्न को, ठीक है। पैटर्न देखो, है ना, ये पैटर्न को फॉलो करो, ये एरो का निशान ऐसे है, ठीक है। 1s 2s, फिर उसके बाद 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे, फिर 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, फिर 5 में, फिर 6p में, 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, 5f में, 6d में, 6p में और एंड फाइनली हम 8s में जाएंगे। हमें इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली हमारा जो है अगर हम इस p ब्लॉक की बात करें तो हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक देखो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना मतलब बेसिकली अगर हम बिस्मथ की बात करें तो हम मोस्टली जाएंगे 6 5 5 तक जाएंगे, ठीक है। 5 या 6 तक, तो इतने में हमारा जो है काम बन जाए, काम जो है वो बन जाने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब कैसे हम इसका यूज कैसे करते हैं, अच्छा एक बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी पड़ती है कि हम ना देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखो कहने का सीन क्या है कि हम सबसे पहले अपने लोअर एनर्जी वाले हमारे जो भी शेल होते हैं पहले उनको भरते हैं। देखो अगर आप सीक्वेंस में चलोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको जो है अगर आप इस सीक्वेंस की बात करो ना तो आपको जो है सबसे पहले देखो 3p है, 3p के बाद आपको 4s रखना पड़ेगा, 4s के बाद आपको 3d रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम फील्ड करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो हमारे क्या आएंगे, अब देखो जैसे लोअर एनर्जी जैसे यहाँ पे 3p है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4s है तो ये थोड़ा हायर आ गया, फिर यहाँ से ये फिर से 3d हो गया, यानी कि फिर हमारी ये लोअर एनर्जी शेल है ना भाई, हम बात कर रहे हैं हमारा शेल नंबर 4 है, ये हमारा शेल नंबर 3 है, तो पहले हम किसको फिल करेंगे, हम 4s को फिल करने से पहले हम फिल करते हैं 3d को, अगर एग्जैक्ट वे में लिखना है तो। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो वो दो तरीके से देखते हो, आप वो देखते हो एक लॉन्ग फॉर्म में देखते हो और आप एक शॉर्ट हैंड फॉर्म में देखते हो, तो हम यहाँ पर दोनों डिस्कशन करने वाले हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे बारी बारी से डिस्कशन करने वाले हैं। देखो हम चीजें थोड़ी सी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसको खत्म करना है।
तो थोड़ा सा अगर कहीं गलती हो जाए कुछ चीज़ें अगर बोलने में तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना। ओके, तो हमने कहा सर हम पहले हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म की, देखो बात कर ले तो सबसे पहले हमने कहा सर हम बात करते हैं अपने किसकी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कितना होता है 7 होता है, इसका तो आप सभी बच्चे आप जो बना लोगे। ठीक है ना, ये हमारे एसपीडीएफ का मतलब समझ रहे हो ना, एसपी एक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में मैक्सिमम होते हैं 6, डी में मैक्सिमम होते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम होते हैं 14, ये बात समझ रहे हो ना। और एसपीडीएफ को हम लोग सभी को मिला करके हम लोग बोलते हैं शब सेल, है ना। और बेसिकली हमारा अगर हम सिंगल की बात करें तो हमारे ये होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो, देखो एक थोड़ा सा बात समझो। जैसे सर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा सर मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है, मतलब नंबर ऑफ जो शेल है वो कितनी है 3 है। अब अगर नंबर ऑफ शेल अगर 3 है तो बात समझना, इस 3 में देखो हमारे कितने होंगे, 3s होगा और 3p होगा और 3d होगा, बोलो होगा ना। तो इन सभी को मिलाकर के हम बोल रहे हैं सब शेल, बात समझो। इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं, सब शेल बोल रहे हैं। अब हमने कहा सर s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में मैक्सिमम देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं ना 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में मैक्सिमम देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ये बात आप समझ रहे हो, इन सभी को मिला करके हम बोल रहे हैं सबसे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो हमारा ये एक एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एक पी ऑर्बिटल है, पी में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा डी ऑर्बिटल है, डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से एफ ऑर्बिटल, एफ में होते हैं हमारे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14, 14 से ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है ना, बस यही कॉन्सेप्ट को जो है आपको समझ करके चलना है। और यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम अपनी लोअर एनर्जी वाले को फिल्ड करते हैं, देन उसके बाद हायर एनर्जी में एंटर करते हैं। कोई बात नहीं, ये चीजें लिखने से आएगी। चलो तो सबसे पहले जो है ना अपने हम नाइट्रोजन का लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप अपने नाइट्रोजन का लिख लिया होगा, लिख लिया है। चलो देखो कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास है 7 ना, तो क्या करना है, 1s2 एस में मैंने आपको बताया कितने होंगे 2, उसके बाद देखो 1s के बाद क्या आएगा 2s आएगा, तो 2s2 और 2p6, क्या 6 भर दिया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भी तो काउंट करो ना, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, आप देखो कि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो टोटल आपने देखा सर 2 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ हो गया, देखो कितना टोटल 10 हो गया। बट आपको रखना था कितना, 7 रखना था। तो हम 2p में 6 नहीं लिखेंगे, 2p में हम कितना लिखेंगे, यहाँ तक हमारे देखो कितना हो गया 4 हो गया, और हमें और कितने की जरूरत है 3 की, यानी कि 2p3। देखो आया लास्ट में, देखो मैंने आपसे कहा था ना NS2 और मतलब 2s के पावर मतलब 2s2 और देखो 2p3 इस फॉर्म में आपका जरूर है कि मस्ट है कि बनेगा। तो यही आपका लॉन्ग फॉर्म है। ये हमने नाइट्रोजन की बात कर ली, ये समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरस की, कितना होता है तो आपको पता है नाइट्रोजन का होता है 7 और फॉस्फोरस होता है 15। इसका देखो हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो फॉस्फोरस है तो क्या करना है 1s2 2s2 ऐसे बढ़ते चलो, 2p6 है ना, क्योंकि अब p6 हमारा पूरी तरीके से भर गया। फिर उसके बाद क्या आएगा 3s2 आएगा, 3s2 आ गया। ठीक है, मान लो आपने देखो यहाँ तक थोड़ा सा काउंट भी कर लो, कितना हो गया 2 4 10 और 12, 12 हुआ। उसके बाद आपको चाहिए 15, तो 3s के बाद देखो कितना आ जाएगा, 3s के बाद आएगा आपका 3s के बाद आएगा आपका क्या, आपका ये आएगा 3p आएगा। तो 3p में देखो हमें कितना रख देना है, तो 3p में हमें रख देना है 3, क्यों, क्योंकि यहाँ तक देखो कितना हो गया था, यहाँ तक आपका 12 हो गया था। 2 4 6 6 6 4 10 10 2 12 और 12 3 15, मतलब आप थोड़ा इंग्लिश में काउंट आउट कर लेना। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको, ये बात आपको समझ में आई कैसे हो गया। ठीक है ना। अच्छा ना हम बात करते हैं किसकी, तब तक नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन फास्फोरस नानो पार्टिकल एस वाई। ओके यस यार, यानी कि आर्सेनिक की बात करते हैं। और आर्सेनिक आपको पता है, जस्ट अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला, नहीं निकाला तो आप क्या करो 15 में 18 को ऐड कर दो, सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत ज्यादा मतलब दिमाग तो आपका खर्च होना नहीं है ना। एक ट्रिक बना लो, एक तरीका बना लो, ताकि जो है चीजें, अब इतना बहुत सारी चीजें ऐसे याद नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप मेरी बात। चलो अब हम इसका बनाते हैं। अच्छा देखो मजे की बात क्या है पता है, कि इस पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका कोई भी एलिमेंट एक्सेप्शनल वाला एलिमेंट नहीं है। तो फिर मतलब डर लगता था ना एक्सेप्शन से, कोई एक्सेप्शन वैसे कोई डरने वाली चीज नहीं थी। ठीक है ना, देखो हर एक चीज का क्या है ना, एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन है। क्या पता कि आप जो है, देखो हम हमेशा आपसे ये कहते आए हैं कि आप कुछ ऐसी थ्योरी है डेवलप्ड करो, है ना, जिसकी बेसिस पे ये सारी की सारी थ्योरी जो है इनवैलिड हो जाए। तो फिर इन सारी थ्योरी को इनवैलिड माना जाएगा, आपकी जो थ्योरी है उसको जो है प्यूरिफाइड थ्योरी माना जाएगा। तो बात कहने का देखो सीन ये है ना, कि जितनी बढ़िया जिसकी थ्योरी होगी, है ना, उसी को वैलिड माना जाएगा। आप अगर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो आप दे दो। हम ये बात हमेशा आपसे बोलते हैं, ताकि थोड़ा सा आप जो है, चलो अभी नहीं जाने दो, जाने दो आज। आर्सेनिक 33 है, चलो हम लोग इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो हमने लिखा
1:2 यहाँ तक तो पहले बिना 3p6 के डायरेक्टली यहाँ तक लिख दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 15 और 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:2 समझ रहे हो ना, 1:2, 2:2, सभी चीज़ों को सब ध्यान इधर लगाओ, है ना, सब चीज़ों को हटा करके 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 और 3p6, यहाँ तक देखो कितना हो गया 18 हो गया, बट हमें लाना कितना, हमें लाना है 33 लाना है, ठीक है। तो अब 3p6 के बाद देखो 3p हो गया, अब देखो 3p के बाद फिर क्या आएगा, देखो 4s आएगा। तो क्या लिख दिया जाए 4s, चलो मान लो आपने लिख दिया, अभी लिखना नहीं, अभी आप नहीं लिखना, 4s2 आपने लिख दिया। अब देखो 4s के बाद क्या आएगा, 4s2 के बाद कितना आएगा 3d10 आएगा। तो मान लो हमने 3d10 भी लिख दिया, यहाँ तक थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं कितना हो गया। तो यहाँ तक आपका हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और 10 आपका हो गया 30, ठीक है। 3d10 हो गया। अब देखो 3d10 के बाद आप क्या लिखोगे, 3d10 के बाद आप लिखोगे 4p लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, ठीक है। तो आप 4p लिख दो, 4p3 हो गया ना, 4p3। अब मेरी बात समझो थोड़ा सा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करते हैं तो सबसे पहले हम जो है लोअर एनर्जी वाले को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ पर 4s है, फिर यहाँ पे बीच में देखो 3d आ गया, यानी कि पहले क्या होगा, पहले देखो होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, पहले 3d वाले को हम पहले लिख देंगे। बात समझो, 3d वाले को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो अब ये अगर इस तरीके से लिख दोगे तो ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा, यहाँ से है ना, जो आपका फॉर्म जो है वो गलत हो जाएगा। मान लो आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप लिखोगे क्या, 3p6 के बाद देखो आप क्या लिखोगे, 3p6 के बाद लिखोगे आप 3d10, क्योंकि देखो 3 है ना, तो हम भाई देखो एनर्जी, एनर्जी लेवल इसका कितना है 3 है। अब यहाँ से एनर्जी लेवल कितना हो गया 4 हो गया, फिर एनर्जी लेवल आपने, तो ये अच्छा नहीं है, मतलब पहले तो पहले हम लोअर एनर्जी वाले को फिल कर देते हैं। तो 3d10 हमारा क्या हो गया, इसी वजह से जो आपका जो क्रोमियम था, जो कॉपर था, वो आपका थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता था, रीजन यही था। आप इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते थे, कोई डिफिकल्ट नहीं, अगर 11th में अगर पढ़े होते ना, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। देखो तो आपने कहा सर 3p6 है, और 3p6 के बाद फिर देखो ये कंप्लीटली फील्ड है, तो 3d10 आ गया। अब 3d10 के बाद फिर क्या आएगा, 3d10 के बाद आएगा 4s2 आएगा, और फिर फाइनली हमारा आएगा 4p3। तो देखो लास्ट शेल देखो आपका कहाँ मिल रहा है, 4p2, सॉरी 4s2 और 4p3 में मिला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छा देखो आपकी जो एनर्जी शेल है वो कितनी है, 4 है, 4 है, मतलब ये आपका जो आर्सेनिक है वो देखो कौन से पीरियड में होगा, वो आपके फोर्थ पीरियड में होगा, है कि नहीं। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की जो नंबर ऑफ शेल, यानी कि वो नंबर कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, आप ये एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ शेल इसका देखो कितना है, 4 है, तो यानी कि हमारी ये फोर्थ पीरियड में है ना। और ग्रुप की अगर देखो बात कर ले तो 3 और 2 को आपस में, भाई देखो दोनों सेम एनर्जी लेवल है, तो सेम एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो फिर 5 हो जाएगा, 5 में हम क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे, 15 ऐड हो जाएगा, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ये बात आपको समझ में आई। तो ये चीज आप नहीं लिखोगे, इस चीज की जगह आप क्या लिखोगे, इस चीज की जगह आप लिखोगे 3d10 और 4s2 4p3। जैसे ही आप कहीं लिखने वाले हो ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ लो, ठीक है ना, 3d10 और 4s2 और 4p3, ये बात आ रही समझ में, ये देखो है ना, ये मैच कर रहा है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि नाइट्रोजन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको जो मिलेगा ओवरऑल, वो देखो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपके पास NS2 और NP3, ये आपको देखो हर हाल में मिलेगा। नाइट्रोजन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पी के लिए मैंने आपको बताया है। ये इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इस चीज को हटा देते हैं। अच्छा, हाँ सर, थोड़ा सा सर मेरे को समझ में आया। अब सर हम जो है अगली वाला जो है हम अपने से लिख लेंगे, चलो लिखते हैं। रासायनिक हो गया, नाना पार्टिकल रेसोनेंस। अब देखो अब हम किसकी बात करते हैं, एंटीमनी की बात करते हैं, दैट मींस एसपी की बात करते हैं, है ना। एसपी तो आप बता दो, एसपी का देखो कितना हो जाएगा, तो कितना है 33 है, 33 में आप फिर से क्या कर दो 18 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8×5 = 13, अरे सॉरी 8 और 3 है ना, 8 3 11 और 1 4 5 51, कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो एसबी का कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 51 ही होता है। अच्छा अच्छा, ये 51 है, तो ये आपके कौन से पीरियड में होगा, ये आपके जो है फिफ्थ पीरियड में होगा। भाई 4 के बाद क्या आएगा, नीचे आप बढ़ते चले जा रहे हो ना, तो नीचे आप बढ़ते चले जा रहे हो, दैट मींस आपका जो पीरियड है वो चेंज हो रहा है। तो आप कौन से पीरियड में आ जाओगे, आप अब जो फिफ्थ पीरियड में आ जाओगे। अब देखो अगर हम बात करते हैं सेम, फिर से वही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि हम यहाँ तक तो एकदम बिना धड़ल्ले से लिख देते हैं। ये समझ पा रहे हो आप, ये चीज आप समझ पा रहे हो भाई, यहाँ तक ये 33 है आएगा ना, ये यहाँ तक कितना आएगा 33 आएगा, तो 33 और मैक्सिमम पी में हम तीन और रख दो, तो 36 तक हम जो है कंटिन्यूअसली लिख देते हैं। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर हमें रखना था सर अकॉर्डिंग टू अबव रूल, हमें तो रखना था, देखो क्या हमें तो रखना था सर 4s, 3p के बाद 3s के बाद हमें रखना था 3p, ठीक है। अब इस फिर 3p के बाद हमें रखना था 4s, बट हमने कहा कि नहीं सर, पहले हम अपने लोअर वाले एनर्जी को क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं। तो लोअर वाला एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा, यानी कि पहले 3d10 आ जाएगा, और 3d10 के बाद फिर देखो कितना आ जाएगा 4s2 आ जाएगा, और 4s2 के बाद हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4p6। तो 4p6, क्योंकि p में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ तक देखो कितना हो गया भाई, 4p3 था, तो 4p3 था तो 33 था, इसमें अपने 3 और बढ़ा दिया। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हम तेज तो नहीं बोल रहे ना।
आप कमेंट करके बताओगे। 33 अगर हमने कर दिया, अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन अगर हमने और बढ़ा दी तो दैट मीन हमारा कितना हो गया, 4p6 हो गया। दैट मीन 4p6 का मतलब 36 हो गया, बट हमें तो लाना है 51 तक जाना है। चलो ठीक है, तो आप यहाँ पे तक देखो, आप यहाँ तक देखो 4p तक आ गए हो। डोंट वरी, डोंट वरी, एकदम टेंशन नहीं लेना। आप यहाँ तक 4p तक आ गए हो ना। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू अबाउ की, अब भाई अबाउ ने क्या कहा कि सर ठीक है हम पहले 5s को भर लें, लेकिन 5s के पहले आप थोड़ा सा अगर आप और अगर आगे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपको मिलेगा 4d। अच्छा बताओ, 5 एनर्जी लेवल 5 बड़ी है, 4 ज्यादा बड़ी है? तो ऑब्वियस बात है 5 ज्यादा बड़ी, तो हम लोअर एनर्जी वाले को पहले फिल करते हैं, यानी कि हम 4d को पहले फिल करेंगे। बोलो ये बात क्लियर होगी? हम 4d को क्या करेंगे सर, हम 4d को पहले फिल करेंगे, दैट मीन हम कहेंगे 4d 10, और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। अच्छा तो यहाँ तक हुआ कितना था, यहाँ तक ऐसा करते हैं सर, लिख लेते हैं 36 हुआ था यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा हुआ था 36। तो 36 में हमने 10 और ऐड कर दिया, क्योंकि हम डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक देखो कितना हो गया, 46 होगा, बट हमें रखना है 51। अच्छा 4d तक तो आ गए, अब 4d के बाद अब देखो क्या होगा, 4d की अब एक हमारा ये वाला छूटा है ना, एस वाला छूटा है ना, तो क्या करें अब हम अब जो हम है ना 5s को जो है फिल करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया 36, और हमने 10 ऐड कर दिया, दैट मीन हो गया 46। अब 5s, तो s में मैक्सिमम कितने रखते हैं, 2 ही तो रखते हैं ना। s में मैक्सिमम हम कितने रखते हैं सर, 2 ही तो रखते हैं। 2 रख दिया हमने, कितना हो गया, 46 और 2 48। बचा कितना आपके पास, 3 और बचा। अब देखो 5s के बाद देखो अब क्या आएगा, 4d तो आप ऑलरेडी पहले ही ले चुके हो, अब क्या आएगा 5p। आगे बात समझ में, तो 5p3। बोलो ये बात क्लियर हुई आपको? ये अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ गया। तो अगर आपको बनाना आ गया तो क्या आप इसकी बात कौन सा हो गया, nps sb, और क्या हो गया, नाना पटेगर इस बार सब सब बिंदास। ओके bi, दैट इज बिंदास बिंदास बिंदास, दैट इज bi। तो आप मेरे को जल्दी से बताइए bi का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके दिखा दो। बीआई का कितना हो जाएगा, तो 51 में आप क्या कर दो, 32 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 83। क्लियर हो गया? देखो मेरे साथ थोड़ा सा ना इन्वॉल्व हो जाओ आप ना, तो आपको ये चीजें एग्जैक्टली मतलब सारी चीजें ना, मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हो ना, हम जब आपको जब समझा रहे हैं ना, तो ये सारी चीज की जो बाहरी जो चीजें हैं सबको भूल जाओ, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपना फोकस कर दो ना, आपको 110% समझ में आ जाएगा ये सर क्या बताना चाहते हैं और सर क्या बता रहे हैं। समझ रहे हो ये आप बात? चलो आप मेरे को जल्दी से है बिस्मत का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना करके दिखा दो, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो। कोई बताओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कितना आसान है ये, है ना? बना दिया, बना दिया। चलो देखो कैसे बनाया आपने। तो ऐसा करते हैं सर, हम 5p6 तक तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक हमारा एंटीमनी तक हमने बना दिया, एसपी हमारा 5p6 आ गया, 5p3 आ गया, तो इसमें लगभग हम 3 और ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें 3 अगर हम ऐड और ऐड कर दें तो हमारा ये देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 51 में हम 3 और ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा सर, 54 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा सर, 54। अब 54 हो गया, सॉरी सॉरी 51 है ना, हाँ ठीक है। हम इसमें जो है 3 और ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा ये 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 यहाँ तक हो गया, यानी कि हम 5p6 तक तो बिना कहे पूछे जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये बात बताओ क्लियर है? फिर 5p6 तक हम बिना कहे पूछे जो है ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, और 5p6। मेरी बात समझो, यहाँ तक मैंने 5 6 तक मैंने ड्रॉ कर दिया। 5p6 तक ड्रॉ करने का क्या मतलब है सर, 5p6 ड्रॉ करने का मतलब है कि आपने जो है 51, 52, 53, 54, आपने 54 तक जो है आपने ड्रॉ कर लिया, है ना? ठीक है, 54 तक आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखो 54 तक आपने ड्रॉ कर लिया, आपको जाना है 83 तक जाना है। आपको कहाँ तक जाना है, आपको 83 तक जाना है ना, 83 तक जाना है। सर आपने जो है 55p तक आप आ चुके हो, देखो 5p तक आ चुके हो। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 6s2, लेकिन 6s2 को लिखने से पहले देखो 6 के पहले और क्या कोई लोअर एनर्जी है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 4f। ओ माय गॉड, 4f भी मिल गया। 4f मिल गया मतलब समझ रहे हो, पता है क्या, आप इस 5s2 के पहले आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा क्या, आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 4f14। बोलो ये बात समझ में आई? देखो, चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर समझ में आई तो आगे बढ़ो, नहीं आई तो फिर से देखो। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा था कि सर आप जो है 83 तक सर आप जो है मतलब 54 तक जो है आप सर लिख लो, तो सर मैंने आपके कहने के अकॉर्डिंग सर मैंने जो है 5p6 तक सर मैंने लिख लिया, ठीक है। बट हमें तो लिखना है 83 तक लिखना है ना। अब 83 तक लिखना है सर, तो हम जैसे ही 5p के बाद सर हम जैसे ही आगे बढ़े, तो 5p के बाद सर हमें मिल गया 6x, ठीक है। 5p के बाद हमें क्या मिल गया सर, चलो एक बार हम जो है ना गलत वाला लिख लेते हैं, चलो ठीक है। एक बार हमने सर लिख लिया 6x लिख लिया, 6s2 लिख लिया, तो देखो कितना हो गया, 5p6 तक आपका हुआ था 54 हुआ था, ठीक है 54 हुआ था, और 54 और ये आपका कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। अब
6s के बाद फिर देखो क्या आएगा सर, 4f आएगा। हाँ तो 4f आ गया तो आपको खुद आपकी अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए ना। आपने कहा सर कि हम पहले लोअर वाले एनर्जी को फिल करते हैं, तो 4f यहाँ पर आ गया, 4f यहाँ पर आ गया ना, समझ रहे हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम 4f को इधर कहीं लिखेंगे, ठीक है। 4f एफ में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, 4f 14, और देखो 4f हो गया। 4f के बाद आप क्या लिखोगे, 5d 10 लिखोगे। फिर 5d के बाद फिर कहाँ आओगे आप जो है आओगे 6p में। तो 6p आपको कितने रखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। काउंट कर लो यहाँ तक, देखो कितना हुआ था। आपने कहा सर यहाँ तक 5p3 तक हमारा हुआ था 54, 5p3, ओके ओके ओके, एक मिनट, कहाँ गया 5 3, कहाँ भाग गया, 5p6, ठीक है। 5p6 तक हमारा कितना हुआ था, 54 हुआ था। अब ये कितना हो गया 56, और 56 में और आप और ऐड कर लो, यानी कि 60, और ये हो गया आपका 70, 70 में 10 आप और ऐड कर लो, 80, और ये आपका हो गया 83। आगे बात समझ में। तो अब ये थोड़ा सा ऑर्डर गलत है, क्यों गलत है देखो। तो आप क्या करोगे, क्या किया जाए, कैसे लिखा जाए अब इसको। इसको हम लोग जो है ना सुटेबल ऑर्डर में देखो लिख लेते हैं, कैसे। आगे बात समझ में, आपको बताओ, 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। अब देखो, अब एक यहाँ 4 अब एक 4 यहाँ, तो पहले हम लोअर वाले एनर्जी को भरते हैं, है ना, लोअर शेल वाले को भरते हैं, यानी कि 4f14। आप समझ गए, 4f14। उसके बाद फिर देखो क्या हो जाएगा, 4f14 हो गया। अब उसके बाद 4f के बाद फिर देखो क्या आएगा, 5s। आगे बात सुनिए, कितना हो जाएगा 5s2, और 5s2 के बाद हो जाएगा आपके पास 5p6, 5p6 के बाद हो जाएगा देखो, फिर उसके बाद 5d हो जाएगा, 5d10, उसके बाद 6s हो जाएगा, 6s2 और 6p3। तो देखो आया ना लास्ट में ns2 np3, ठीक है, ns2 np3 आया कि नहीं, देखो बोलो। ये बहुत ज्यादा हौच पौच तो नहीं हो गया, आपको ये चीज समझ में आई, ये सही ये गलत वे है, ये करेक्ट वे है। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कमेंट करके आप बता दो, हाँ सर मेरे को इतनी बातें क्लियर है। आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से बढ़ा जाए आगे, मजा आया इतनी बातें समझ करके। देखो अगर अकरेंस की बात करें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सब एंटीमनी और बिस्मथ की अगर हम अकरेंस की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है थोड़ा सा पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं, आर्सेनिक भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, एंटीमनी भी नहीं, और बिस्मथ भी नहीं। अच्छा आप कहोगे सर नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सर, लेकिन हम बात करें अर्थ की क्रस्ट में, समझ रहे हो ना, हमें एलिमेंट निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे। देखो हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो अर्थ में जो है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता। हाँ आप कहोगे एटमॉस्फेयर में तो ये सबसे ज्यादा टॉप पर टॉप अमाउंट में है, ये एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ये नाइट्रोजन गैस क्या है, ये टॉप अमाउंट में है, लेकिन अर्थ की क्रस्ट में बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो देखो लगभग 78% है जो है ना, ये हमारा इसका जो 78% का जो वॉल्यूम है वो लगभग पाया जाता है, मतलब पूरे गैसेस का ऐसा कहा जाता है कि 78% जो वॉल्यूम है हमारे वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अच्छा लेकिन अर्थ में बहुत ही कम, है ना, है ना, एंड वेरी लेस इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में बहुत ही माइनर से अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि लगभग ये अगर हम कंपैरिजन करें पूरे एलिमेंट में, है ना, तो ये लगभग अर्थ के क्रस्ट में ये लगभग 33, मतलब 33rd नंबर पर आता है, 33rd नंबर पर आता है पूरे अर्थ के क्रस्ट में। अच्छा तो सबसे आप मेरे को इतना कमेंट करके बताओगे कि सर फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, फर्स्ट नंबर पर अर्थ के क्रस्ट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। चलो नाइट्रोजन की बात हो गई, फास्फोरस को देख लेते हैं। फास्फोरस देखो ऐसा कहा जाता है कि हमारी अर्थ की क्रस्ट में लगभग 11th नंबर पर आता है ना, यानी कि काफी वेरी मच अमाउंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन लार्ज अमाउंट कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट, समझ रहे हो ये आप बात, ठीक है ना, ये फास्फोरस की बात होगी। अच्छा देखो अब बात करें सिमिलरली वही आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है, तो ये बहुत ही कम बहुत ही रेयर है, बाकी सब हमारे ये जो है ना आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ ये हमारे बहुत ही रेयर एलिमेंट्स हैं। अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे है ना स्टार्टिंग का, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो फास्फोरस है,
तो बहुत ज़्यादा अमाउंट, जैसे ये हम इसको बेसिकली हमारी ये जो फास्फोरस है सॉइल में मतलब मिट्टी में जो है पाई जाती है ना। और ये जो हम मिल्क में भी पाई जाती है, एग में पाई जाती है। तो इन सब जगहों पे जो है फास्फोरस आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ओके। रोटेन एग जो है ना, जो सड़ा हुआ जो अंडा है वो किस वजह से मरता है, इसी फास्फोरस की वजह से मरता है, रोटेन एग्स जो होते हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, अकरेंस की सी बात कर ली। नाउ अब इसके हम कुछ जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग वाला ही सर याद आया आपने, अगर फर्स्ट लेकर आपने अगर मिस किया है तो फिर भूल जाओ, ये आपको समझ में नहीं आने वाला, और सच में नहीं आएगा समझ में। क्योंकि हमने बहुत डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। यहाँ पर एक ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। कहोगे अच्छा सर, हाँ वहाँ से रिलेट अगर कर पाओगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं, सब इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग वही लेंगे अपना एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, चलो मेरे को बता दो। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो मेरे को आप इतना बता दो कि एटॉमिक रेडियाई पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब बेसिकली अगर हम फॉस्फोरस के कंपेरिजन में अगर हम इधर आते हैं, है ना, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन वाली फैमिली मिलेगी। तो कार्बन वाली फैमिली से हमारा जो फॉस्फोरस वाली मतलब ये नाइट्रोजन वाली फैमिली का हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो छोटा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो छोटा होगा या बड़ा होगा, आप इतना बता दो। देखो अब ऐसी बात है, हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है सर वो हमारी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। भाई नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगी तो रेडियाई क्या होंगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है ये बात, बताओ ये बात क्लियर है। अच्छा, फिर अगर हम कहें कि अगर हम अपने इस ग्रुप नंबर 14 से अगर कंपेरिजन करें, भाई यहाँ पे हमारा है ग्रुप नंबर 14 और इधर हमारा ग्रुप नंबर 15 है। तो अगर हम ग्रुप नंबर 14 से अगर कंपेरिजन करेंगे तो ग्रुप नंबर 14 के कंपेरिजन में ये क्या होगा, 14 थोड़ा सा और छोटा होगा। क्यों? देखो, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पहले यहाँ पर क्या होती है, हमारी कार्बन होती है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप इसको जब आप इसके इलेक्ट्रॉन को जब रिप्रेजेंट करोगे, है ना, तो लास्ट सेल में आप कितने रखोगे, यहाँ पर आपने रख लिया मान लो 2, यहाँ पर रख लिया आपने 4, 1 2 3 4 रख लिया। नाइट्रोजन का जब आप बनाओगे तो यहाँ पर आपने रख लिया 2 और यहाँ पर कितना बनाओगे आप, यहाँ पर आप जो है 5 बनाओगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है ना। तो अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे अपने न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। तो इसकी साइज जो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। यही तो मैंने बताया था ना। तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की जो साइज होगी, जो एटॉमिक रेडियाई होगी, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होगी। ये बात आप समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना तो नहीं है। कि मैंने आपको फील कराया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। और यहाँ पर भी यार कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, वही चीज़ बता रहे हैं जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। क्लियर होगी बात। तो टॉप टू अगर आप बॉटम चल रहे हो तो आपका जो नंबर ऑफ जो पीरियड है वो इंक्रीज है। नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ शेल है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। और जब आप एटॉमिक रेडियाई अगर हम लेफ्ट टू अगर हम राइट चल रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम इसके प्रीवियस वाले अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसका जो साइज होगा, कार्बन का जो साइज होगा नाइट्रोजन कंपेरिजन में बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बाहर वैलेंस शेल में हमने कहा था सर 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नाइट्रोजन वाले का वो थोड़ा ज़्यादा होगा और इस वाले का थोड़ा सा कम होगा। ये बात आप समझ गए। देखो बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कह लो या इसको आप एंथैल्पी भी कह सकते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आपको समझना है। देखो अगर आपसे ये डायरेक्टली कहे ना कि भाई देखो हमारी जो एंथैल्पी है, अगर हम टॉप टू अगर हम बॉटम चल रहे हैं तो हमारी जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है ना। और अगर हम लेफ्ट टू अगर राइट चल रहे हैं, मतलब कार्बन के कंपेरिजन में अगर नाइट्रोजन के अगर हम कंपेरिजन करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ कार्बन ले लिया यहाँ इधर बिस्मथ ले लिया, नहीं। लेफ्ट टू अगर हम राइट चल रहे हैं तो हमारी जो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। अब आप सर हम ये किस बेसिस पर कह रहे हैं, तो इसका भी मैंने बेस देखो थोड़ा सा बताया था। देखो क्लियर करते हैं इस चीज़ को क्या है। मैंने आपसे कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, यानी कि आयोनाइज होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वर्ड्स पे ध्यान दो। आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एलिमेंट्स को आयोनाइज्ड होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, हम उसको जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब आयनाइजेशन एनर्जी देखो दो तो हमने कहा सर किसी भी एलिमेंट को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, वैलेंस, ध्यान से वर्ड्स को सुनो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल से हम बात करें, मैंने कहा सर मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अच्छा, फिर मैंने कहा सर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो सोडियम क्या होगा, बड़ी जल्दी क्या कर देगा, एनर्जी अपने आयंस को लूज कर देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, सर मत लो, है ना, ऐसे कहेगा ये नहीं हम नहीं देंगे, मेरे पास दो है, हम क्यों दे, लेकिन दे देगा फिर भी। हाँ, थोड़ी सी और ज्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको अरे दे दो, मतलब थोड़ा सा और इसको दुलार करना, अरे दे दो, हाँ इसको अरे दे दो, अरे सर ले लो, ठीक। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सोडियम की आयनाइजेशन एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम के कंपेरिजन में क्या है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो, यानी कि ऐसे समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ऐसे समझो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove the, कह सकते हैं कि to remove the loosely bound electron, यानी कि वैलेंस शेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं, वही हमारी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आई। अब देखो, अब कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे इस आयनाइजेशन के लिए अब कुछ और भी फैक्टर होते हैं। देखो जैसे क्या होगा, कुछ और फैक्टर जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने कहा कि अगर हमारी न्यूक्लियर चार्ज पर भी ये डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब समझ रहे हो ना, कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। अच्छा, साइज कैसी है, स्मॉल होती जा रही है, कैसी होती जा रही है, स्मॉल। भाई देखो, साइज जितनी ही ज़्यादा स्मॉल होती जाएगी, ठीक है, साइज जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी तो अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। साइज समझ रहे हो ना, साइज जितनी ही ज़्यादा स्मॉल होगी अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। अच्छा, उसके बाद मतलब स्मॉल साइज पर ये डिपेंड कर रहा है, स्मॉल साइज पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ये बात की बात है। फिलहाल आप ऐसा समझो, जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास है नाइट्रोजन है, ठीक है, तो अब हमने कहा सर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में देखो, मान लो ये नाइट्रोजन है, लास्ट शेल में मैंने क्या किया, 1 2 और 3 4 5 6 7, ये ऐसे मैंने 5 बना दिया है ना, सॉरी 1s2 2s2, ऐसे बना लेना, 1s2 2s2 करके 1s2 2s2 और 6। अगर आप बनाओ, क्या बनाओगे, नाइट्रोजन के बाद अगर आप फॉस्फोरस बनाओगे तो फॉस्फोरस की देखो जो साइज हो जाएगी, वैसी बात है, शेल बढ़ेंगे। अच्छा, शेल बढ़ेंगे तो अब मेरी बात समझो, शेल बढ़ेंगे तो उसके भी लास्ट शेल में, भाई हमारा जो है पी ब्लॉक एलिमेंट में हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट शेल में उसके भी 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, देखो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा ही तो है। तो अच्छा, पहली चीज़ देखो, ये ऐसा है कि यहाँ पे हम बात करें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अब देखो हमें थोड़ी सी कम, हमें क्या होगी, हमें थोड़ी सी कम एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस ज़्यादा नज़दीक है इसके कंपेरिजन में, कि थोड़ा ये 3 इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा अटैच्ड है, ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये थोड़े से दूर अट्रैक्टेड है, ये थोड़े से दूर है, तो इनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी ना, तो इनको हम आसानी से क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, है ना, इसके कंपेरिजन में समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो साइज है वो देखो इंक्रीज होती जा रही है, समझ गए, साइज हमारी क्या हो रही है, अगर हम टॉप टू अगर हम बॉटम चल रहे हैं ना तो हमारी साइज देखो इंक्रीज हो रही है। अगर साइज अगर इंक्रीज हो रही है तो जो अट्रैक्टिव जो फोर्स होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इस ये हमारी जो न्यूक्लियर चार्जेस हैं, इनका जो न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा ड्यू टू ग्रेटर साइज, तो वीक पड़ जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा कम एनर्जी से ही क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर हम टॉप टू अगर हम बॉटम चल रहे हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई, टॉप टू बॉटम में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अब बात समझो, लेफ्ट टू राइट अगर आप चलो, अब लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं ना, जैसे अब हम मान लो कि अभी हम नाइट्रोजन में हैं और नाइट्रोजन के बाद अब आप कहाँ चले जाओगे, यानी कि ग्रुप नंबर आप आ जाओगे किसमें, 15 में, सॉरी 16 में, यानी कि ऑक्सीजन में आ जाओगे, ठीक। अब देखो, या फिर मान लो आप उसके आगे क्लोरीन में आ जाओगे, तो मान लो हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, बात कर लेते हैं। क्लोरीन भी अभी तो नाइट्रोजन और क्लोरीन ये आपके सेम पीरियड में ही है,
तो क्या होगा, इसके लिए भी सेम आप वही न्यूक्लियस बनाओगे, ये आपका ये पहला वाला जो होगा इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब जो शेल होंगे इसके तो सेम ही होंगे, सेम होंगे, है ना, क्योंकि ये भी हमारे जो है थर्ड में है, और ये सॉरी ये भी आपका सेकेंड में, ये भी आपका जो है सेकेंड में है, ठीक है। अब देखो, अब दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत क्या हुआ कि जब आप 17 ग्रुप में चले गए, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आप 17 ग्रुप में चले गए तो अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक हटा दो, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके भी लास्ट शेल में कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ऑब्वियस सी बात है, साइज दोनों का सेम है, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो अट्रैक्शन होगा, आपको तो इतना पता है ना कि इनका जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसके कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा क्या होंगे, अपने न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, हैं। तो इनको निकालने के लिए और ज़्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इसके कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो कि एक रूम में ऐसे 3 लोग बनते, 3 लोगों को खींचना थोड़ा ज़्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू 7 लोगों के कंपेरिजन में, ये बात ऐसे समझो थोड़ा सा, ये बात समझ में आई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट टू अगर हम राइट चल रहे हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात आपको समझ में आई, बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट चीज़ तो नहीं है ना, ये सब सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस देखो करी थी, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमने कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके जो पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेंगे, है ना, तो जिनके पास सिंगल है, समझ रहे हो भाई, देखो जस्ट अपोजिट कर लेना, पॉजिटिव वाले में अगर मान लो अगर Na+ है और Mg2+ है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा कष्टदायी होगा एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है, तो है ना, समझ रहे हो, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 2 हैं, इसलिए। लेकिन नेगेटिव के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, याद रखना मेरी बात, नेगेटिव के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखो अब भाई ये देगा क्यों, पहली बात, इसको तो चाहिए ना, ये तो चाह रहा है कि मेरे को कोई एक दे दे, समझ रहे हो, इसलिए तो हम कहते हैं ना क्लोरीन, हमारे जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है हमारी जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना, तो ये जस्ट अपोजिट समझ लेना। चलो इतनी बात समझ में आई, अब बात करते हैं अपने हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको समझ में आया, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखो बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बात करते हैं, ये भी जस्ट आपका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब देखो क्या होता है कि कह सकते हो कि मेजर ऑफ एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ये बात याद रखो, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह लो। देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ी देर के लिए आप सोडियम के बारे में सोचो सोडियम आपको क्या लगता है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, नहीं, कहेगा भैया ले लो मेरे से, एक्स्ट्रा है मेरे पास, मेरे को अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, समझ गए। हाँ, सोडियम आपका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, है ना। फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे मैग्नीशियम की तरफ बढ़ोगे, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, इसकी थोड़ी सी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी बढ़ेगी, क्यों भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के पास, अरे यार 3 इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा मोह हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मतलब पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि मेजर ऑफ एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट, तो इसके पास तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है नहीं, ये तो देना चाहता है, ठीक है, वही कोई थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे, है ना, कोई थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे और हम उसको क्या करें, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, हाँ बस कोई रिक्वेस्ट करे, ऐसा नहीं कि मतलब दे दिया लो तुम ले लो, नहीं, ऐसा कोई रिक्वेस्ट करे थोड़ा सा। अब आगे बढ़ो, फिर जब आप नाइट्रोजन में आते हो तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में देखो आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2, ठीक है, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में आपके जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अच्छा देखो अगर मैंने कहीं 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर मैंने कहीं एक्सप्लेन किया होगा ना तो उसको थोड़ा सा मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है ये मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कहीं 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के मैंने डिस्कस किया है, 5 होते हैं नाइट्रोजन के लास्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ी बात ध्यान रखना, अगर मैंने कहीं ऐसा किया हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में सर कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 तो हो गए,
ठीक है, 5 हो गए, 2 4 1 5, है ना। अब इसको चाहिए तीन, और यहाँ पर ये हम क्या करें, मतलब 3 चाहिए। और फिर जैसे आप जब आगे बढ़ोगे, क्लोरीन के पास बढ़ोगे, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहिए होते हैं 1। तो किसकी ज़्यादा एबिलिटी, ज़्यादा किसकी अच्छी है, इसकी ज़्यादा अच्छी है ना। इसके पास 7 है, ये खटाक से क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, क्योंकि इसके पास फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है। इसके पास इसके कंपेरिजन में फॉर्मल चार्ज थोड़ी कम है। इसके पास 5 ही फॉर्मल चार्ज, इसके पास जो है देखो 7 जो है फॉर्मल चार्ज हो गए। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है ना। तो इसके कंपैरिजन में इस नाइट्रोजन, इस क्लोरीन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की जो अट्रैक्शन, जो कैपेसिटी है एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, थोड़ी सी वीक है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। हाँ, बट करता है ना, बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी, करता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। ये बात क्लियर हुई। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे अगर हम ग्रुप में बढ़ रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन से अगर हम क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। अब बात कर लेते हैं, मतलब पीरियड्स में अगर हम चल रहे हैं, है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम चल रहे हैं तो हमारी इंक्रीज हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप की, कि अगर हम टॉप टू अगर हम बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम, देखो सिंपल सी बात है। मान लो जैसे आपने फॉस्फोरस लिया, तो फॉस्फोरस के लास्ट सेल में भी क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, 3 इसको और चाहिए होगा। ओके, देखो ये कैसे होगा, क्या होगा कि इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि अब इसकी जो टेंडेंसी है ना एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने की, वो थोड़ी सी कम हो गई एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन थे इस नाइट्रोजन के केस में, वो थोड़े से ज़्यादा क्लोज थे, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दूर हो गए, तो इसकी जो अट्रैक्टिंग जो कैपेसिटी है इसकी, वो इसके कंपेरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई। नीचे और आप जाओगे तो शेल और बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन, उन 5 इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और ज़्यादा इंक्रीज होने का मतलब है कि जो उनकी जो अट्रैक्टिंग कैपेबिलिटीज हैं एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, एज कंपेरिजन टू फॉस्फोरस, वो और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस और बढ़ गई है। तो जितना ही ज़्यादा दूर होता जाएगा, उसकी जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ रहे ना। तो इसलिए ये चीज़ों को और कम अट्रैक्ट करेगा, तो अब इसकी टेंडेंसी होगी कि कोशिश करेंगे कि नहीं, चलो अब हम जो है ना वो थोड़ा सा जो है शेयरिंग करके भी क्या कर लें। आप देखोगे अभी आप आगे कि फिर अब जैसे जैसे हायर जाओगे ना, तो इनकी फिर एबिलिटी हो जाती है कि ये चीज़ों को फिर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कंप्रोमाइज़ कर लिया भैया, देखो ऐसा है कि हम पूरा दे नहीं सकते, है ना, क्योंकि भाई मेरी भी कुछ इज्जत का सवाल है कि भाई हमें तो जो है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माना गया, क्योंकि सर मेरे तो लास्ट में सर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, हमें 3 चाहिए थे, लेकिन मजबूरी में सर आपसे जो है शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप देखोगे कि जो फॉस्फोरस है, जैसे PCl5 आप देखते हो बनता है ना, तो इस तरीके से वहाँ पर जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ रहे हो ये बात, क्लियर है ये बात। अभी हम इसका भी आगे जो है डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। तो ये बात आप समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। देखो जितना बढ़िया आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो ना, जितनी अच्छी चीज़ें मतलब माइंड लगा करके जितना बढ़िया आप सोच सकते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा, हम देखो फिर से आपको वही कहेंगे क्या है कि ओवरऑल जो है ना यहाँ पर आपको जो है ना केवल और केवल आपको जो है अपनी थिंकिंग पावर जो है देखनी है कि मतलब किसी भी एलिमेंट्स में कैसे क्या हो रहा है, इनके पीछे का जो है ना आपको बस एक वो बेसिक सा एक थिंकिंग प्रोसेस देखना है कि आखिर साइंटिस्ट ने ऐसा क्या सोच करके सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। जितना बढ़िया थ्योरी उतना बढ़िया है जो है आपका जो एक्सप्लेनेशन जो है वैलिड होगा। ठीक है, तो टॉप टू अगर हम बॉटम चलेंगे सर, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों सर डिक्रीज होगी, क्योंकि इसकी साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने के साथ इसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब ये चीज़ों को अपना शेयर करेगा, भैया ले लो 3 ले लो, इतना दे दो। समझ रहे हो। हाँ, दोनों टाइप के बनाता है, एनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है। हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, एनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। फिलहाल ये बात आपको समझ में आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया कि कैसे कब क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। देखो जी, मेटालिक कैरेक्टर आप इसका 2 तरीके से चेक कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपके पास आपको एक जो है पीरियोडिक टेबल रखना पड़ेगा। मैंने आपको वो लाइन बताया था, ठीक है। तो इस लाइन के इस तरफ की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, मेटल्स हैं, और इस लाइन की इस तरफ जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और बीच वाले क्या हैं आपके मेटलॉइड्स हैं। तो आप ये देखोगे कि आपका जो नाइट्रोजन है और जो फॉस्फोरस है ये आपका क्या है, आपका नॉन मेटल है। अच्छा, नॉन मेटल हम इसका रीजन भी हम बता सकते हैं, क्यों। देखो इसके पास ना थोड़ी सी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है ना, यानी कि ये थोड़ा सा निगेटिव बनने की कोशिश ये ज्यादा करता है। समझ रहे हो। तो ये क्या हमारा एक नॉन मेटल है, चीजों को अट्रैक्ट करना है इसको, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या बन रहा है, मतलब ये अपने आप को थोड़ा सा क्या कर रहा है, निगेटिव। मतलब हमने पढ़ा था ना मेटल नॉन मेटल को हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल होता है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉन मेटल होता है, यही तो होता है ना। ठीक है। अच्छा, फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे आर्सेनिक, और हम बढ़ेंगे
श्रेया सब दैट इज एस बी एंटीमनी, ठीक है ना। एस और एंटीमनी की अगर हम तरफ देखेंगे तो हमारा ये मेटेलॉयड है, मेटेलॉयड है, ठीक है। एस बी को हम थोड़ा बहुत जो है मेटल भी मानते हैं, थोड़ा बहुत मेटल मानते हैं, थोड़ा बहुत ये करंट फ्लो करा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते देखो बिस्मथ की, तो बिस्मथ हमारा देखो एक प्योर मेटल है। अब देखो दो तरीके से, पहला आप देख रहे होगे कि जो बिस्मथ है वो साफ साफ जो है देखो आपके सेफ हो गया, मतलब यहाँ पर आपके आ गया बिस्मथ, तो ये कहीं ज़्यादा इस तरफ है ना, तो ये मेटल। अच्छा, अगर आप इसका रीज़न जानना चाहते हो, देखो मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में जब नीचे की तरफ जब आप आ रहे हो तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो बिस्मथ के केस में ऐसा भी हो जाएगा कि बिस्मथ बेचारा कहेगा कि वैसा है सर कि मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा क्या हो गया, लास्ट शेल बन गया इनका, तो इनके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब इनके पास उतनी कैपेबिलिटीज रही ही नहीं। ये क्या करेगा, बड़ी आसानी से क्या कर देगा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो अगर आसानी से अगर ये इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो इसको क्या मानेंगे, बात समझना, बात समझना। जैसे हमने कहा सर सोडियम ने क्या किया था, बड़ी आसानी से क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था। मतलब इसकी कंपेरिजन में उतना भी आसान नहीं, हाँ लेकिन है फिर भी, ठीक ना, क्योंकि साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब वो तो अब थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सेंस समझो। हमने कहा कि सर सोडियम जिस तरीके से बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, लूज कर दिया था। अब बिस्मथ का भी साइज काफ़ी बड़ा हो गया है, लगभग ये हमारी ये जो है 5th-6th पीरियड में हमारा ये आ गया है। तो अब साइज बड़े होने की वजह से ये क्या करेगी, ये आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। भाई इसके पास कोई मतलब कैपेबिलिटीज ही नहीं रही कि नहीं अपने इलेक्ट्रॉन को रोक सके। जैसे सोडियम कहा था ले जाओ, वैसे बिस्मथ भी क्या कहेगा, ले जाओ, ठीक है। तो अगर ये बड़ी आसानी से अगर अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे रहा है, लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बिस्मथ हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये हमारे मेटल की कैटेगरी में आएगा, मेटल ये हमारा एक मेटल होगा। ये बताओ बात, ये बात आपको क्लियर हुई, समझ में आ रही है बात। तो आप ये रीज़न दे सकते हो कि सर हमारी जो साइज़ होगी ना, देखो साइज़ हमारी होगी ना, वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। अब अगर आपको पता है कि अगर साइज़ अगर बढ़ रही है तो आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, बड़ा साइज कम एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो आपको पता है कि सबसे देखो सोडियम की भी क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, तभी तो वो क्या कहते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठीक है। मतलब लूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से रखना, मेरी बात सुनना, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, दैट मीन हमारा ये क्या होगा, एक मेटल होगा। आगे बात समझ में, सो हमारा ये क्या होगा, एक मेटल होगा। क्या, बिस्मथ, बहुत अच्छा मेटल है, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हो, क्या, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो आप मेरे को बता दो, जल्दी से बता दो किसकी मेल्टिंग पॉइंट। टॉप से अगर आप बॉटम में चलोगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपकी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये सारी बात है, जल्दी से बताओ मेरे को। थोड़ा सा गेस करो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा गेस करो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, वो ठीक है हम आपको बताएंगे, बट आप पहले गेस करो। चलो गेस करो, जल्दी गेस करो। कर लिया गेस। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होगी ना, अगर हम टॉप को अगर हम बॉटम चल रहे हैं तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक है ना, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक हमारी मेल्टिंग, हम ये मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं पहले, ठीक, हम इस मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी सर, हम बात करें देखो मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्ट होने की टेंडेंसी की, क्योंकि इसकी जो साइज होगी वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारी देखो क्या होगी, फर्स्ट नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक पहले इंक्रीज होगी, देन उसके बाद आर्सेनिक से लेकर के बिस्मथ तक फिर क्या होगी, उसके बाद नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी, और आर्सेनिक से, ठीक है, बिस्मथ तक फिर आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। सेम वही ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, आप जब मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्या होगी, साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगी। बट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो साइज इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो ठीक है बढ़ेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी। ये चीज़ें दो अलग अलग बातें, मेल्टिंग और ध्यान से समझना, वर्ड्स पे फोकस करो, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे भी वही बता दिया, यहाँ पे सर दूसरा कर देनी। दो अलग अलग चीज़ें हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखो थोड़ा सा बात करेंगे इसके केमिकल कुछ हम प्रॉपर्टी, जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह हो गया। ऑक्सीडेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि कब कौन कौन कैसा कैसा ऑक्सीडेशन शो करता है, क्यों करता है,
रीज़न सेम वही है, क्योंकि बिस्मुथ भाई जो है मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो सब सारी चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक आप मेरे को बताओगे कमेंट करके कि यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनाने आया या नहीं आया। ये सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।